हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSP के लिए फाइनली NIOS की बुक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो NIOS का बुक है वो 501 से लेकर के 510 तक है। ठीक है, मतलब टोटल 10 किताबें हैं कह सकते हैं, और आपको वो पढ़नी है। तो उसमें भी एक हायरार्कियल फॉर्म है कि आपको कौन सी बुक पहले पढ़नी चाहिए। वैसे पढ़नी तो सारी की सारी ज़रूरी है, बट एक तरह से कहें तो हमें एक सीक्वेंस में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। उस हिसाब से आपको पढ़ने में भी सहूलियत रहेगी। और दूसरी चीज़ जो है, आपको एक तरह से जब आप उसको उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप उसके फॉर्म को समझ पाएंगे कि हमें इस फॉर्म में चीज़ें पढ़नी है, ताकि आपके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जब इस फॉर्म में पढ़ेंगे आप, कुल कहने का मतलब आपके समझने में आसानी होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने जैसा कि बताया था कि CDP में हमने बेसिक स्टार्ट किया था, और बेसिक भी थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। बट मैंने सोचा NIOS अगर नहीं हम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक तरह से, और आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। इसलिए मैंने NIOS स्टार्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा अभी। तो हम NIOS भी देखेंगे। और देखिए एक और बात, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है आफ्टर ज्वाइनिंग। यहाँ पे स्कूल की टाइमिंग जो है 5 to 9 रहती है, जिसमें कि समय निकाल करके वीडियो बनाना बहुत ही टफ हो जाता है। और अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे क्योंकि बेसिक्स पढ़ाने के लिए मुझे कंटेंट बनाना पड़ता है, और कंटेंट बनाने के लिए भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक बार मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से कंटेंट तैयार कर लूँगी तो मैं एक एक घंटे की वीडियो करके आपको बना करके उसको प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि वो हम जल्दी कवर कर लेंगे। बट NIOS में ये रहेगा कि आप PDF हम इसमें डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा कि हम आराम से PDF से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, कंटेंट इसमें नहीं तैयार करना है। ठीक है, एक बार हायरार्की हम देख लेते हैं किस तरह से हमें पढ़ना है। एक मिनट, ये है। जो आपकी बुक्स हैं, सबसे पहले आप 502, जो बुक नंबर 502 है या ब्लॉक नंबर जो आप कहें, वो आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। फिर 506 कंप्लीट करेंगे, फिर 507, फिर 503, फिर 504, फिर 505, फिर 509, फिर 510, फिर 501, और लास्ट में हम पढ़ेंगे 508। ये सारे के सारे मैं जितनी जल्दी हो सके अपलोड करते जाऊँगी। ठीक है, यही क्रम आप रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, इसको देख के इसको इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और NIOS पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि टोटल 100 नंबर का तो आपका CDP ही आएगा DSSP में, इसलिए इसका वेटेज भी है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं बुक्स पे। तो हमारा बुक है ये, मैंने इसकी PDF लोड कर ली थी, और मैं कैसे लोड किया था मैंने ये PDF में अलग से एक वीडियो बना करके उसमें आपको बता दूंगी। बाकी इसमें क्या तरीका है पढ़ने का कि मैंने ये PDF जो है हाईलाइट कर दिया है। ये मैं जो है PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए ये है आपकी पहली, उसमें जो 502 ब्लॉक है, 502 वाली बुक है ये NIOS की, और उसमें ब्लॉक नंबर 1 है अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया। इस ब्लॉक के अंदर भी आपको लगभग 4 यूनिट पढ़ने हैं। रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये 4 यूनिट है। विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम और शिक्षण, मतलब लर्निंग और टीचिंग स्टार्टिंग इन द स्कूल। और शिक्षण और अधिगम के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या उपागम हो सकते हैं, शिक्षण और अधिगम की क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, शिक्षार्थी और अधिगम केंद्रित उपागम। कुछ बहुत अलग से चीज़ें नहीं है, बट यहाँ पे आपको एज अ टीचर देखने हैं इस यूनिट में कि एज अ टीचर आप किस तरह से बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे देखेंगे। हाँ, यहाँ देखिए मैंने किस तरह से हाईलाइट किया है। मैंने यहाँ पे मतलब इस तरह से हाईलाइट कर दिया ताकि आप ये PDF हाईलाइटेड आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें अलाउड नहीं कर रहा है इस तरह से कलर करना इसको, इसलिए मैंने यहाँ से इस तरह से मार्क कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। उसी तरह से मैंने नीचे भी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगा है वहाँ हाईलाइट कर दिया है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए ये, तो जब मैं आपको एक बार पढ़ा दूँगी, ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। जितना इम्पोर्टेंट है मैंने उसको घेर भी दिया है इस तरह से, उसको मतलब कुल मिला करके मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है कि आपको इसमें पढ़ना है विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम और शिक्षण। ठीक है, और इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना इसकी, फिर अधिगम उद्देश्य पढ़ेंगे, मतलब कुल मिलाकर के
लर्निंग का क्या एम होता है, क्या उसका उद्देश्य है, उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रस्तावना है। प्रस्तावना में यही चीज़ें बताई गई हैं इसमें कि शिक्षण अधिगम का जो प्रोसेस होता है, इसमें आप एज अ टीचर बच्चे को जिस तरह से इन्वॉल्व करते हैं, बच्चा उसी तरह से जो है इन्वॉल्व होता है। और जितना ज़्यादा आप उसको इन्वॉल्व कर पाते हैं, आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो उतना ही ज़्यादा ऊपर बढ़ता है। कहने का मतलब है आपका जो एम है उतना ही जल्दी अचीव होता है, आप अपने एम को उतने अच्छे से अचीव कर पाते हैं। कहने का मतलब है आप जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है अपनी क्षमता के अनुसार, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको, वो जो है वो अच्छे से सीखे समझे। बट ये यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हर बच्चे की जो एक पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं, व्यक्तित्वता जो है सबकी अलग होती है, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो कुछ बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख लेंगे, कुछ मिडिल उसके एवरेज माइंडसेट वाले बच्चे उसको थोड़ा धीरे समझेंगे, और जो एकदम लो माइंडसेट के होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं IQ, तो लो IQ वाले बच्चे उसको थोड़ा कम समझ पाएंगे। कुछ बच्चे ज़्यादा चंचल होते हैं, क्लास में ठहर के नहीं बैठते हैं, तो उनको समझाने का आपको अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आपको अपने जो टीचिंग प्रोसेस है उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, मैं आपको डिटेल में, ये मैंने पूरा रीड किया है फिर आपको बताते जा रही हूँ। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, श्रीमान रमन और एक और मैडम है, जो कि हैं, ये दोनों लोग जो है पढ़ाने गए हैं। एक टॉपिक है पौधे के पार्ट को पढ़ाना है इनको। तो श्रीमान रमन क्या करते हैं, ये टीचर हैं, और ये क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं क्लास में, और ब्लैक बोर्ड पे जो है इस तरह से फिगर बना देते हैं। ठीक है, और बच्चों को पढ़ा देते हैं बच्चे, और लास्ट में जब बच्चों की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे इन्होंने बनाया होता है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो उसमें से इन्वॉल्वमेंट मात्र 25% रहती है, 75% बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और लास्ट में जब ये इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें भी इनको कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पर जो एक दूसरी मैडम रहती हैं, मिस सीमा, ये क्या करती हैं, पहले तो बच्चों से बोलती हैं कि आप लोग अपने घर के अगल बगल से पौधे लेकर के आइए, ठीक है, पत्ते लेकर के आइए। तो बच्चे इंटरेस्ट इसमें लेते हैं कि भाई हम, मैम ने हमको बोला है ये सामान लाने के लिए, ये करने के लिए। मैं इसको इस बेसिस पे भी आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं इस वक्त एज ए टीचर मैं भी पढ़ा रही हूँ, टीचर ही हूँ। तो हमें क्या होता है, हम जब बच्चों को खुद बोलते हैं कुछ करने के लिए तो बड़ा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। अपने गाँव से चीज़ें लेके आएंगे, फूल पौधे लेके आएंगे, बताएंगे कि मैम मेरे यहाँ ये फूल है, ये पौधा है, हम लेके आएँ क्या, तो हम बोलते हैं कि हाँ लेके आओ। उससे बच्चे इंटरेस्ट लेके मतलब एक तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मिस सीमा ने यहाँ पे क्या किया है कि बच्चों से बोला कि आप इसको लेकर आइए और आप क्या करिए, छोटे छोटे चिट पे लिखिए ये जड़, पत्ती, मतलब इस तरह से आप एक छोटे छोटे चिट पे लिख लीजिए और टेप से जो है आप पौधे के प्रत्येक भाग पर उसको चिपका दीजिए। जैसे तने पे आप तना लिखकर चिपकाएंगे, पत्ती पे पत्ती लिखकर चिपकाएंगे, जड़ पे जड़ लिख के चिपकाएंगे और फूल पे फूल। इस तरह से उन्होंने प्रक्रिया की। ठीक है, इनके टीचिंग प्रोसेस ये थी कि बच्चे खुद से चीज़ें करेंगे। और जब इवैल्यूएशन ये कर रही थी तो सारे बच्चे दौड़ पड़े कि मैम मेरे वाले पौधे को आप क्या करिए, यहाँ लगाइए ताकि सारे बच्चे मेरे पौधे को देखें अच्छे से। तो इससे हमें क्या शो हो रहा है कि जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो जितना ज़्यादा हो सके हम बच्चों को इन्वॉल्व करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इन्वॉल्वमेंट से बच्चे जो है अपने आप को क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे मुझे और चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तभी तो आपकी बातों को भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें स्थितियाँ समान थी, इसमें भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये यही बता रहा था कि हमें जो है बच्चों को एक्टिविटी से पढ़ाना चाहिए। हमारे पास एक लेसन प्लान होना चाहिए। जब हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक्टिविटी करानी है उनसे कुछ। ठीक है, केवल एक ब्लैक बोर्ड वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो शिक्षण अधिगम है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पहला वाला जो श्रीमान रमन थे, उन्होंने जब पढ़ा रहे थे तो उनकी टीचिंग प्रोसेस एक तरह से क्या थी, टीचर ओरिएंटेड थी, मतलब टीचर सेंट्रल थी। पर मिस सीमा जब पढ़ा रही थी तो उन्होंने बच्चों को बिल्कुल बीच में सेंट्रल में ला दिया। बच्चे सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैम ने गाइड कर दिया, तो मैम यहाँ एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही हैं और बच्चे जो है अपना काम कर रहे हैं, एक्टिविटी में जुटे हुए हैं। और आज की NEP भी यही कहती है कि यू आर अ फैसिलिटेटर, मतलब आप बच्चे को वहाँ गाइड करने गए हैं, बच्चे खुद ही एक्टिविटी करेंगे।
ठीक है। तो ये दोनों टीचिंग प्रोसेस में ये बहुत मेन डिफरेंस था कि पहला जो टीचिंग प्रोसेस श्रीमान रमन वाला था वो कैसा था, टीचर सेंटर था, और दूसरा जो है चाइल्ड सेंटर था। ठीक है, ये एक बात इंपॉर्टेंट हो गई। देखिए इस बुक से एकदम पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो उसमें ऐसे बने हैं। अब यहाँ पे ये बताया कि दो विभिन्न तरीकों से बच्चों को जब पढ़ाया गया तो वास्तव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है मूलभूत आधार सबसे मेन चीज़ होती है थॉट प्रोसेस, आपका विश्वास। एक टीचर का थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या वो बच्चों से एक्टिविटी कराने में बिलीव करता है या फिर केवल एकदम वन वे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने ही बोले जा रहा है लेक्चर मेथड से और बच्चे सुनते जा रहे हैं, या फिर मिस सीमा की तरह टू वे प्रोसेस है, मतलब मिस सीमा भी कुछ गाइड कर रही हैं, बच्चे भी कुछ कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को समझें और उस तरह से पढ़ाएं और क्लास का इन्वायरमेंट जो है उस हिसाब से बनाएं ताकि बच्चे जो है उसमें एडजस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद से हम देखेंगे कि शिक्षक की जो भूमिका रहती है क्लास को एक तरह से परस्पर जो एक तो प्रोसेस जो है, उसके बाद इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है आपका, फिर जो ये शिक्षण प्रक्रिया है, ये प्रैक्टिस जो है, ये सारी चीज़ें क्लास को जो है प्रभावित करती हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल टीचर का ही होता है, क्योंकि टीचर जिस वे में पढ़ाएगा बच्चे उसी वे में सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात की गई है कि अध्यापक जो है बच्चों के अवलोकनात्मक व्यवहार को जो है रूपांतरित करने के लिए शिक्षण और अधिगम पर बल देते हैं। मतलब क्या होता है, आप जब देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, उन बच्चों को आप देखिए कि उनके घर में जो एक्टिविटी हो रही है वो उसको मात्र देख देख के वो क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं उनके अंदर अर्जन की क्षमता होती है, एक्विजिशन पावर होती है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि शिक्षक को जो है बच्चों के जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसको ध्यान देते हुए उनके अंदर एक क्रिएटिविटी एबिलिटी को जो है डेवलप करने पे ज़्यादा फोर्स करना चाहिए, ताकि बच्चे किसी चीज़ को जब ऑब्जर्व करें तो उसको देख करके बच्चे खुद ही कुछ ना कुछ कर सके, खुद ही अपने नॉलेज का निर्माण कर सके। बच्चे अगर देख रहे हैं धूप हो रहा है तो कहीं का पानी, कहीं का ज़मीन जो है गीला था, धूप हुआ सूख गया, अब बच्चे उस चीज़ को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा फैसिलिटेट कर दो कि क्या तुमने देखा कि ये मिट्टी जो है गीली थी अभी सूख गई, कैसे सूख गई, थोड़ा सोचो। तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगा, उसमें थोड़ा सा आप उसने जो मिस्टेक सोचा होगा, गलत सोचा होगा, उसको आप थोड़ा सा क्या करो, मॉडिफाई करके उसको सही नॉलेज दे दो। तो इस तरह से बच्चे खुद ही जो है अपने नॉलेज का निर्माण करने लगेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, आप अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति में जान पाएंगे, प्रकृति को जान पाएंगे, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और बच्चे जो है किस वर्चस्व वाले विश्वास मार्गदर्शित विभिन्न प्रश्नों के बारे में जान पाएंगे। मतलब हम कुल मिलाकर के बच्चे के प्रोसेस को समझ सके ताकि हमारा अधिगम प्रोसेस जो है और अच्छा हो सके। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत और अभ्यास के तीन मेन इंपॉर्टेंट जो है उपागम जो है तरीके होते हैं। पहला तो होता है शिक्षण और अधिगम के व्यवहार का रूपांतरण, मतलब जो प्रक्रिया चल रही थी अगर उसमें कुछ कमी है तो हमें ज़रूर उसमें चेंजिंग करनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण और अधिगम के लिए समस्या समाधान, उस आपके टीचिंग प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आपको ज़रूर से सॉल्व करना है। तीसरी चीज़, शिक्षण और अधिगम के लिए अनुभवों का निर्माण, और ये तभी हो पाता है जब हम खुद ही टीचिंग प्रोसेस में लगते हैं, तो हम खुद ही करके सीख पाते हैं। ठीक है, और छोटे बच्चों के लिए विधियाँ जो है अर्थपूर्ण पाई गई हैं। विश्वास है कि जब अधिगम के लिए बच्चे अर्थपूर्ण होते हैं तब वो अधिगम से प्यार करता है और निरंतर उसे बनाए रखता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि आप एक नवजात बच्चे को अगर या फिर आप ये मानो अगर आप 3 महीने के बच्चे को अगर आप मैथ के बड़े बड़े सवाल देने लगो तो क्या उसके लिए उसका कोई अर्थ है, उसका कोई मूल्य है? नहीं मूल्य है, क्योंकि आप जब किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो तो आपको उसके मैच्योरेशन लेवल, वो कितना ज़्यादा मैच्योर है, क्या जो आप पढ़ा रहे हो, जो भी सिलेबस पढ़ा रहे हो, क्या उस बच्चे के डेवलपमेंट के हिसाब से उसको वो फिट बैठता है? क्या आप एक के बच्चे को कहीं पूरी इंग्लिश में तो चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हो? तो कहने का मतलब है जब आप बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से चीज़ें पढ़ाओगे तो वो उसके लिए और अर्थपूर्ण रहेगा और वो और अच्छे से समझ पाएगा। जैसे आप 3rd क्लास के बच्चे को सूर्य के बारे में बताओ तो वो समझेगा। ठीक है, आप 8th क्लास के बच्चे को अगर
मैथ के थोड़े आयत वाले, फिर मतलब कहने का मतलब है सर्किल के, फिर ट्रायंगल के मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन कराओ तो वो समझेगा। अब आप 2 क्लास के बच्चे को मेंसुरेशन का क्वेश्चन कराने लगो तो एक तो ना उसके वो समझ में आएगा, जब वो समझ में नहीं आएगा उसको तो वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और सीखेगा भी नहीं, और आपका जो अधिगम का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। कहने का मतलब है आप उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा मतलब है कि टीचर को बच्चे के लेवल का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा अभी प्राथमिक विद्यालय में आना शुरू किया है तो हम उसको प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से चीज़ें पढ़ाएं। अगर बच्चा 0 में है, अगर केजी में है, तो हम पहले उसको पेन पकड़ना सिखाएंगे। अब ये नहीं कि हम उसे क ख ग डायरेक्ट सिखा रहे हैं, तो हमें कुल मिलाकर बच्चों के लेवल का ध्यान रखना है। अब हमारा अधिगम उद्देश्य क्या है, ये तो हमारी अधिगम उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि जब आप ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे। अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, बच्चा कैसे सीख रहा है, टीचर उसे कैसे सिखा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अधिगम की जो कॉन्सेप्ट है, क्या हम आज तक जानते हैं क्या होता है अधिगम, मतलब क्या होता है, लर्निंग, सीखना, सीखना और सिखाना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है अधिगम जो होता है, अधिक, मोर और लेस, इसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, संसार में हमारे चारों ओर क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके द्वारा हमें क्या करना है, हमें क्या अवलोकन करना है, इन सब के द्वारा जो रूपांतरित होने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम है। कहने का मतलब है अगर आपके बगल में एक ग्लास रखा हुआ है नीचे, ठीक है, तो वो नीचे ही क्यों रखा है, एक ग्लास अगर ऊपर से गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है। ये सारी चीज़ें अभी जब तक आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं पता है तब तक आप इसके बारे में नहीं जानते हो। जब आप सीख लेते हो तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिर रहा है। तो यानी हमारे जो अगल बगल की चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रहा है, यही जब हमें पता चल जाता है तो उसके माध्यम से हमारा ऑब्जर्वेशन करने का तरीका चेंज हो जाता है। हवा चल रही है, हमें ठंड लग रहा है, जब हमें उसके बारे में नॉलेज हो जाती है तो हमारे लिए आम बात हो जाती है। और देखिए, जब तक कहते हैं ना एक नॉलेज से ले एक अननॉलेज थिंग से लेकर, जब तक आप किसी चीज़ को लेके अज्ञान है, मतलब आपको नहीं पता है, उस प्रोसेस से लेकर के जब आप उस चीज़ को जान जाते हैं, अननोन टू नोन तक जाने में जो एक प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, वही हमारा अधिगम होता है। तो वो यहीं पे यहाँ पर वही बताया जा रहा है। अधिगम वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहार को चेंज करते हैं। यस, ये भी ये भी एक इसका डेफिनेशन हो सकता है। और ये हम कैसे सीख सकते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, एक दिन में तो आएगा नहीं, उसके लिए हम अभ्यास करते हैं, ठीक है। मैथ का सवाल, मैथ का गुणा हासिल वाला जोड़ हमें एक दिन में तो आएगा नहीं, उसके लिए हमें बच्चे को क्या कराना होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसे रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारी आदत, ज्ञान, प्रवृत्ति, हमारी जो टेंडेंसी है वो चेंज हो सकती है और हम सामान्य रूप से जीवन की मांग के अनुसार हमें वो मिलना आवश्यक भी होता है। लर्निंग प्रोसेस एक चीज़ है, ये केवल किताबी ज्ञान ही नहीं होता है, हमारा लाइफ में खुद को अनुकूल बनाने के लिए भी जो है कैसे कहते हैं, अपने आप को एडॉप्ट करने में, नेचर में, इन्वायरमेंट में एडॉप्ट करने के लिए भी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीखना बहुत ही ज़रूरी है और व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। अधिगम व्यक्तित्व की बात करें तो हमारे पर्सनालिटी में एक कह सकते हैं क्रिएशनल डेवलपमेंट आता है, इफेक्ट होता है इसका, और प्रवृत्तिपूर्ण, उत्साहपूर्ण, ये सारी चीज़ें जो है चेंजिंग, कुल मिलाकर के हमें हमारे अंदर जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है आफ्टर डूइंग समथिंग, आफ्टर लर्निंग समथिंग, ठीक है। और ये हमारे एक होता है ना, एक अंतर्दृष्टि होती है, एक बाह्य दृष्टि होती है। बाहर की दृष्टि मतलब अपनी आंखों से आप क्या देख रहे हैं, अंतर्दृष्टि मतलब आप चित्त में अपने माइंड में क्या सोच पा रहे हैं, अपने मन की गहराई से किसी चीज़ को जब समझ लेते हैं तो उस स्मरण से, उस चिंतन मनन से आपकी एक अलग ही प्रकार की जो है व्यक्तित्व की कहते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उससे, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि हमें अधिगम को जो है किन तरीके से और किन और तरीकों से हम और अच्छे से समझ सकते हैं अधिगम को। अगर हम बात करें तो अधिगम को हम और अच्छे तरीकों से समझ सकते हैं, जैसे व्यवहार का पूर्णतः, जैसे कि एक बच्चा जो है स्कूल जब तक नहीं आता है, स्कूल में जब आ गया, पहली बार वो स्कूल में आया तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें होंगी जो 5 साल के बाद उसके स्कूल में पढ़ने के बाद वो पूर्णतः चेंज हो चुकी होंगी, पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आप खुद को भी देखोगे तो आप आज से 5 साल पहले जो थे वो अब नहीं हो, आप फुल्ली चेंज हो चुके हो। तो ये होती है लर्निंग की जो है पावर होती है, लर्निंग से हमारे अंदर इतना ज़्यादा चेंजिंग आ जाता है। जो हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हमारे अंदर बहुत चेंजिंग आ जाती है।
व्यक्ति के अंदर जो एक कहते हैं हमारी पर्सनालिटी में एक अस्थाई डेवलपमेंट आता है। और ये सारी कैसे आती है? अस्थाई डेवलपमेंट आपके बिहेवियर में, आपके खान पान में, आपके कल्चर में, आपके रहन सहन में बहुत सारी डिफरेंस आ जाती है। आप बचपन में जैसे थे अब आप वैसे नहीं हो, बहुत चेंज आ गई होगी। तो ये सारी कैसी होती हैं? जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं ना, बच्चा है सीखते सीखते सीखेगा, उम्र के साथ सीखेगा, तो वो इसी को बोला जाता है। अधिगम मतलब सीखना ही होता है। सभी संभव विभागों का कहने का मतलब है सभी डायमेंशन में, खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, हर तरह की चीज़ों में आपका जो सीखने का लेवल है। और ये तो आप जानते ही हैं कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वूम से लेकर टूम तक चलने वाली, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और ये एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। जैसे कि आप मान लो आईएएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, उसके लिए पहले आपने क्या किया? स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू की, एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू की, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से ही, मतलब एक प्रोसेस बता रही हूँ मैं। तो ये सारी जो लंबी सी प्रक्रिया, ये क्या थी? ये इस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिगम की एक श्रृंखला थी। कहने का मतलब है लर्निंग सीरीज थी जिसके थ्रू आप यहाँ पर पहुँचोगे। तो एक अधिगम होता है जो क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए जो है आप सीख रहे होते हो, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? यह एक प्रत्यक्ष, यह एक डायरेक्ट एम है, ठीक है? अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है तो आप सीखना भी छोड़ देते हो। जैसे आपको अगर जॉब नहीं करनी है, अभी मान लीजिए DTPLSP के लिए आपकी जॉब नहीं करनी है आपको, तो आप ये नहीं पढ़ोगे, NIOS की बुक नहीं पढ़ोगे, वही चीज़ है। अधिगम सुविचारित है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तब वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जानबूझ के क्रिया करेगा। जैसे हम जानबूझ के पढ़ रहे हैं, वही चीज़ है। अधिगम एक क्या है? सक्रिय प्रक्रिया। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? माइंड, हार्ट, सोल सभी तरीके से क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। अदरवाइज अगर हम केवल शरीर से यहाँ पे उपस्थित है, मन से उपस्थित नहीं है, तब आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अधिगम व्यक्तिवादी है, मतलब कहने का मतलब है कि हर पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें क्या करती हैं? डिफर हैं, मतलब वेरी करती हैं। आप हो सकता है किसी चीज़ को जल्दी सीख ले, आपका मित्र जो है थोड़ी देरी बाद सीखे। आप खुद ही क्लास में जब पढ़ाते हो तो उसमें देखोगे ए बच्चा है कोई तो बहुत जल्दी सीख लेता है, बी बच्चा थोड़ा कम धीरे सीखता है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनली क्या होता है, इसमें चेंजिंग होती है। अधिगम एक व्यक्ति की वातावरण के साथ, देखिए सीखने में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, उतना ही बड़ा रोल होता है जितना आपकी मेच्योरिटी का रोल होता है, जितना आपके हेरिडिटी का रोल होता है आपके सीखने में, आपके डेवलपमेंट में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, उतना ही आपके एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। आप उस रूम में नहीं पढ़ सकते हैं जिस रूम में ज़ोर ज़ोर से गाना चल रहा है, और मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो आप गर्मी है, बहुत सारे बच्चे ठूस ठूस के बैठाए गए हैं, तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। जब शांत चित्त होके एक अच्छे वातावरण में आप पढ़ते हैं तो आपका मन भी अस्थायी होकर पढ़ता है, ठीक है? आप मन को एकाग्र कर पाते हैं। तो हमारे अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अधिगम स्थानांतरणीय है, मतलब कहने का मतलब है ट्रांसफरेबल है। आपने एक वो, अगर आप कभी सिविल वर्ल्ड की, आपने सिविल के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा या फिर किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप देखोगे कि एक सब्जेक्ट होता है GS, ठीक है? मैं GS का एग्जाम्पल लेके पढ़ा रही हूँ। GS एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्या देखते हो, क्या ऐसा नहीं है कि गणित की चीज़ विज्ञान में नहीं यूज होती है? बिल्कुल यूज होती है। आपके मैथ के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो फिजिक्स में यूज होते हैं। फिजिक्स में तो यूज ही होते हैं, साथ साथ जो है आपकी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। और आपको बहुत अच्छे से ये भी पता होगा कि जो मेंडल था उसको मैथ की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उसने जो है क्या किया, जेनेटिक्स का बहुत अच्छा लॉ भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, तो उससे हमारी लर्निंग प्रोसेस जो है और बेहतर होती है। हमने 2 यूनिट देख लिया इसकी। अब हम देखेंगे हमारे अधिगम को, यानी हमारे लर्निंग प्रोसेस को क्या ऐसी चीज़ है जो है इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? 1 मिनट। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो जितनी जल्दी हो सकेगी कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लें आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है? पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।